तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली वुमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग गाइड। ये उसका सेकंड नंबर वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कैश ट्रांजैक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल जानकारी। आज के हम वीडियो में जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश ट्रांजैक्शन। काफ़ी इसके ऊपर कमेंट आते हैं, कमेंट के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसको लेके कि एक दिन में कैश के बिल काटने की क्या लिमिट है, या कैश के एक्सपेंस की क्या लिमिट है, या कैश डिपॉजिट करने की क्या लिमिट है, कैश को अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लेने की क्या लिमिट है, कैश रीपे लोन करने की क्या लिमिट है, या नेगेटिव कैश और एक्सेस कैश को कैसे एडजस्ट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में पूरा बने रहिए तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हमारी एक सीरीज चल रही है फाइनेंशियल ईयर क्लोजर गाइड। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि अकाउंटेंट के लिए 31/3/2021 से पहले करने वाले काम। इसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में बात किया था। इसके ऊपर बहुत आप लोगों का प्यार मिला और आप ये सभी ये वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने बात किया था कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में टैली प्राइम में कैसे जाएं। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल तरीके आपको बताए गए थे। और अगर आप टैली ERP9 अगर यूज़ करते हो, अगर प्राइम यूज़ नहीं करते, तो ERP9 में भी वो सेम तरीके कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। सबका आपको डिटेल जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाके एक बार चेक किया करिए कि आपसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल या कोई ऐसा वीडियो आपको ना मिल जाए जिसकी कि आपको ज़रूरत थी। सो आज के जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कैश ट्रांजैक्शन को लेके। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, बहुत ही समझने वाला वीडियो है। सो पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो कैश सेल लिमिट अंडर जीएसटी और इनकम टैक्स क्या है। कैश में हम कितनी सेल कर सकते हैं एक दिन में कैश कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम कितना ले सकते हैं। सो उसके लिए इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। कुछ लोग 20-20 हज़ार रुपये के बिल काटते हैं, कुछ लोग 50 हज़ार से कम के बिल काटते हैं, 50 हज़ार से नीचे का कैश लेते हैं, या 20,000 की रसीदें काटते हैं, जबकि इन सबका कोई मतलब नहीं है। जीएसटी में सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो उसको प्रैक्टिकली हमने कैसे समझना है इसके बारे में बात करते हैं। तो कैश सेल लिमिट अंडर जीएसटी और इनकम टैक्स क्या है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा शॉकिंग मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि जीएसटी के अंदर कैश को लेके, सेल को लेके कोई भी लिमिट नहीं है, या कोई भी किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसी तरीके की रोक नहीं है जीएसटी को लेके। जीएसटी में अंदर ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो आपको कैश सेल को रोकता हो। पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेक्शन जरूर है, और सेक्शन का नाम है सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि कहता है कि आप एक दिन में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी फर्म से, किसी भी कंपनी से, किसी भी प्रोप्राइटर से, किसी भी HUF से 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में आप कैश नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते, इसके रिगार्डिंग 3 पॉइंट है। नंबर 1, कैन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ सिंगल डे। पर्सन का मतलब यहाँ पे होता है इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म। तो किसी भी पर्सन से आप सिंगल डे में 2 लाख रुपए नहीं ले सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की रसीद काटते हो तो सेक्शन 269 ST को आप क्रॉस करते हो और उसके अंतर्गत आपको पेनल्टी पे करने पड़ सकती है अगर आपकी स्क्रूटनी होती है तो। पॉइंट नंबर 2, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन। पहला था पॉइंट नंबर 1, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। आप एक पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब इसका समझते हैं प्रैक्टिकली। मान लो कि आपने कोई एक बिल काटा 3 लाख रुपीज़ का, ₹3 लाख का आपने क्या करा, एक सेल का इनवॉइस आपने इशू करा। अब उसके अगेंस्ट में, जैसा कि यहाँ पे बात की एक दिन में, अब मान लो उसने आपको एक दिन के अंदर तो उसने आपको दे दिए 1 लाख रुपीज़, ठीक है, ऊपर 30,000 की जगह 3 लाख है। एक दिन में आपने उसको दे दी, उसने आपको दे दिया 1 लाख, फिर दूसरे दिन उसने आपको दे दी 50,000, तीसरे दिन उसने आपको दे दी 20,000, फिर उसने बाकी की रेस्ट ऑफ अमाउंट दे दी। तो भी ये पेनल्टी के क्लॉज में आएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन एक है। सेल का इनवॉइस जो आपका था वो 3 लाख रुपए का था। 3 लाख के अगेंस्ट में अगर आपने पहले 20 हज़ार लिए, फिर 50 हज़ार लिए, फिर 80 हज़ार लिए, तो भी वो जो है वो इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मतलब आप किसी सिंगल पर्सन से नहीं ले सकते एक दिन में 2 लाख, या किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आपने आज बिल काटा 2-3-2.5 लाख रुपए का, या 2 लाख रुपए से ऊपर, या 2 लाख रुपए की बात है, मतलब 1,99,999 तक आपको छूट है। जैसे ही 2 लाख रुपए होगा तो सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होगा, सेक्शन 269 ST, और इसकी पेनल्टी है जो वो आप सुन के शॉक हो जाओगे, बहुत तगड़ी पेनल्टी है इसके अंदर। तो आप किसी भी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपए नहीं ले सकते। किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए नहीं ले सकते, चाहे वो आपको एक दिन के बाद हो रहा हो, चाहे वो आपको 10 दिन के बाद हो रहा हो, चाहे आपको 6 महीने के बाद उसका पेमेंट हो रहा हो। पर आप किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट नहीं ले सकते हो।
ठीक इसी तरीके से इन रेस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेशन फ्रॉम अ पर्सन, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक वन इवेंट या ओकेशन से रिलेटेड है। मान लो कि आपने कोई एक मीटिंग की, उस मीटिंग के रिगार्डिंग आपको पहले 2 लाख रुपए का इनवॉइस इशू करा, फिर उसके बाद उसने क्या करा 50,000 रुपए का फिर इनवॉइस इशू कर दिया, फिर 50,000 रुपए का फिर इनवॉइस इशू कर दिया। तो वो एक इवेंट से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक इवेंट से रिलेटेड है और उसमें अगर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनवॉइस इशू करा गया और आप 2 लाख रुपए से ज्यादा उसको कैश दे रहे हो, चाहे वो अलग अलग दिन में दे रहे हो, तो भी वो रूल अप्लाई होता है। कुल मिला के अगर उसको बहुत ही आसानी से समझे तो पॉइंट नंबर 1, आप 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से एक दिन में कैश नहीं ले सकते। 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कैश नहीं ले सकते, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी एक इवेंट से संबंधित हो या किसी एक ओकेशन से संबंधित हो, तो उस केस में भी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो है पैसा आप कैश में नहीं ले सकते। यहाँ पे केवल एक सिंगल डे की बात नहीं है, आप सिंगल दिन में तो नहीं लोगे, वो तो ऑलरेडी अप्लाई है, पर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में भी आप 2 लाख रुपए नहीं ले सकते। तो ये कैश सेल की लिमिट है और ये अंडर इनकम टैक्स है, सेक्शन लगता है 269। ST GST में कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। तो जो कंफ्यूजन रहता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे बात होती है हमेशा। कई बार हम बिल इशू करते हैं और 20-20 हज़ार रुपये की रसीदें काट लेते हैं, तो वो भी भाइयों गलत है। अगर आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए तक का अगर इनवॉइस इशू करा है, या 1,99,999 का इनवॉइस इशू करा है, तो भी आप उसको एक सिंगल रसीद उसकी आप इशू कर सकते हो। आपको 20-20 हज़ार रुपये की या 50-50 हज़ार रुपये की रसीदें काटने की जरूरत नहीं है। और 2 लाख रुपये से ज़्यादा जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन हो गया, चाहे आप उसको 1 दिन के बाद भी काटोगे तो भी वो पेनल्टी के अंदर आएगा। और ये रूल किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनी रिसीव बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस। मान लो आप अगर कैश विड्रॉ करके लाए हो बैंक से 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको ये रूल अप्लाई नहीं होता। या बैंक पोस्ट ऑफिस से करके लाए हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपको 2 लाख रुपए आप लेके आए हो, तो ये रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो कैश में आप लेके आए हो। और ये रूल ऑलरेडी एक सेक्शन, अगर आपका सेक्शन 269 SS अगर अप्लाई हो रहा है तो भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 269 SS के बारे में भी हम बात करेंगे। और कोई ऐसा पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको छूट दी है, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू उसको कोई छूट मिली है, तो उस केस में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। पेनल्टी की अगर इसकी बात करें तो मैं इसको जूम करके आपको बताऊंगा। इसकी जो पेनल्टी है वो है सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसीव। जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे, जितना का ट्रांजैक्शन होगा, उतनी ही अमाउंट आपको पेनल्टी के रूप में पे करने पड़ेगी। तो 100% पेनल्टी का क्लॉज है। तो ध्यान रखिए, आपको किसी भी सिंगल पर्सन से 2 लाख रुपए नहीं लेना है एक दिन के अंदर, किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में नहीं लेना 2 लाख रुपए, चाहे वो अलग अलग दिन में हो, या फिर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक इवेंट से रिलेटेड हो, उस केस में भी आपको 2 लाख रुपए कैश में नहीं लेने हैं। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में बात कर देते हैं। द कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इज एप्लीकेबल ऑन रिसीवर, नॉट ऑन पेयर। पेयर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, देने वाले के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेने वाले के ऊपर एप्लीकेबल है। जिसने रिसीव करा है पैसे को, उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और बियरर चेक एंड सेल्फ चेक विल ऑल्सो भी कंसिडर एज कैश फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। मान लो कि आपने किसी पार्टी को सर्विस दिया, सेल करी, और उसने आपको 2 लाख रुपए का एक सेल्फ का चेक उसने अगर आपको दे दिया, तो उस केस में भी ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होता है। पीसी की बैटरी लो हो गई है, तो मैं चार्जर लगा दूं। तो अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करा जिसके अगेंस्ट में आपको सेल्फ का या बियरर चेक मिला है और आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में भी ये जो है रूल एप्लीकेबल होता है। तो मैं समझता हूं कि कैश से लिमिट वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, कैश एक्सपेंस की लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपके आते रहते हैं इसके रिगार्डिंग कि भैया कैश एक्सपेंस की लिमिट क्या है, एक दिन में हम कितने के खर्चे कैश में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए सेक्शन जो अप्लाई होता है वो 40A3 अप्लाई होता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि आपको बताता है कि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी खर्चा सिंगल डे के अंदर आप कैश में नहीं डाल सकते हो। 10,000 रुपये तक का खर्चा अलाउ हुआ है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा अगर करते हो तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और इन केस ऑफ पेमेंट आर बीइंग मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग ऑफ, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज, तो उस केस में 35,000 रुपये की लिमिट है। नॉर्मली 10,000 रुपये की लिमिट है, आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी खर्चा कैश में नहीं डाल सकते हो। अगर इसकी पेनल्टी की बात करें तो कोई पेनल्टी नहीं है इसके ऊपर, पर हाँ आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर खर्चा डिसअलाउ हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ज़्यादा, जो कि आप नॉर्मली दे रहे थे। तो आपको जो है खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने कोई भी खर्चा 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में डाल दिया तो। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, कैश लोन एंड रिसीप। भैया अनसिक्योर्ड लोन कईयों डाल लेते हैं, अगर उनका नेगेटिव कैश होता है तो वो क्या करते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन डाल लेते हैं कैश में, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आप कैश में कोई भी अनसिक्योर्ड लोन को आपको नहीं डालना चाहिए, अगर आपका कैश नेगेटिव है तो भी। उस केस में आप अपने खर्चों को देखो, या अभी हम आगे बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। आपको कोई भी ऐसा पैसा या डिपॉजिट या लोन कैश में नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी एक सेक्शन है। उस सेक्शन भाई साहब का नाम है 269 SS, जिसके अंदर लिमिट बहुत ही कम है, और वो लिमिट है 20,000 रुपये की। आप कोई भी पैसा जो है एक दिन के अंदर 20,000 रुपये से ज़्यादा, या एक दिन क्या वैसे ही आप, सॉरी यहाँ पे मैंने एक दिन गलत बोल दिया, आप कोई भी पैसे को डिपॉजिट 20,000 रुपये से ज़्यादा अपनी बुक
बुक्स में कैश में नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो सेक्शन 269SS उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और उस केस के अंदर आपको जो पेनल्टी है वो द्वारा से ही 100% की पेनल्टी है जितना आप कैश रिसीव करते हो। तो आप कोई भी कैश 20,000 रुपये से ज़्यादा अपनी बुक में विदाउट एनी कंसिडरेशन नहीं डाल सकते, चाहे वो लोन के रूप में करो चाहे वो डिपॉजिट के रूप में। पहले बात की थी 2 लाख रुपए, वो सेल कंसिडरेशन के ऊपर हम बात की थी या किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर बात की थी या किसी इवेंट के ऊपर बात की थी। ये बात है विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी बात के आपने 20,000 रुपये लोन अपने यहाँ पे खड़ा कर लिया तो वो कैश में अगर है तो वो आपके लिए मुसीबत का घर बन सकता है और आपको 100% जो है उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन लगता है इनकम टैक्स का 269SS। ठीक इसी तरीके से रीपे द लोन इन कैश, मान लो आपके ऊपर आपने कोई पैसे पहले कैश खड़ा लोन खड़ा कर लिया, फिर उसके बाद आप उसको रीपे कर रहे हो, या आपके ऊपर कोई लोन है 30,000 रुपये 20,000 रुपये से ज़्यादा की रकम का और आप उस लोन को कैश में रीपे कर रहे हो, तो भी सेक्शन 269T अप्लाई होता है ऑफ इनकम टैक्स। और इस केस के अंदर भी जो है आपको 100% जो है आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी बता रहा हूँ, तो अगर आपको पूरी PDF अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर हमारी सारी वीडियो की है, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट होती है अपडेट हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन हमारे चैनल को टेलीविजन इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन करना है, वहाँ पे ऑलरेडी 12,600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। TDS ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर आप कैश को विड्रॉ करते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो TDS का सेक्शन 194N एप्लीकेबल होता है और इसके अंतर्गत बैंकिंग कंपनी जो है जहाँ से आप पैसे लेके आए हो, जो आपको पेमेंट कर रही है, वो आपसे 2% का TDS डिडक्ट कर लेगी, जो कि आप बाद में अपनी इनकम टैक्स को फाइल करते समय एडजस्ट करेंगे। तो पैसा कौन डिडक्ट, इसमें TDS कौन डिडक्ट करेगा? एनी बैंक, अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस जो कि पेमेंट आपको कर रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विड्रॉ करा है तो आपको 2% TDS, इसकी जो लायबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काटने की वो किसकी है? द पर्सन पेयर मेकिंग द कैश पेमेंट, जो कि आपको कैश में पेमेंट कर रहा होगा वो आपका TDS डिडक्ट करेगा, 2% की दर से TDS को डिडक्ट करेगा। डिसअलाउ ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नई बात है आपके लिए, मेरे को लगता है कि आप लोगों ने शायद कम ही लोगों ने सुनी हो। डिसअलाउ ऑफ डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन जो है वो भी डिसअलाउ हो सकता है, और डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो गया तो भैया क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगेन आपको इनकम टैक्स जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन किस केस में डिसअलाउ होता है? अगर आपने कोई भी ऐसी असेट्स जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा और वो आपने कैश में खरीदी है, आपने उसका पेमेंट कैश में करा है, तो आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सेक्शन 43(1) अप्लाई होता है और जो कहता है डिसअलाउ ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इज मेड फॉर परचेज ऑफ असेट्स। पहले बात की थी एक्सपेंस की, सेक्शन 40A(3) था वो, और यहाँ पे 43(1) की बात करें जो कि आपके डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ कर देगा। पहले आपके एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहे थे, दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप कोई भी ऐसी असेट्स, मान लो मोबाइल ले रहे हो, टीवी ले रहे हो या कोई भी मशीनरी वगैरह ले रहे हो, अगर आप उसका पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा का करते हो कैश में, तो आपका जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये सिंगल डे की बात नहीं है, यहाँ पे सिंगल डे मत समझ लेना कि एक दिन में हम 10,000 रुपये की कैश, एक दिन की बात नहीं। कोई भी ऐसी असेट्स जो अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर उसका पेमेंट कैश में करा और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो आप डेप्रिसिएशन का चार्ट आपको पता है कि आप अपनी बैलेंस शीट में एनेक्सर आप बना के लगाते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात हो रहा है कि 2 तरीके की बैलेंस शीट आप बनाते हो। एक होता है सेक्शन 44AD जो कि प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर आप लगाते हो, प्रिजम्पटिव बिजनेस के ऊपर आप लगाते हो, और एक होगा आपकी ऑडिटेड। तो ऑडिटेड वाले केस में सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, और सेक्शन 44AD वाले केस में तो ऑलरेडी आप जो है गवर्नमेंट को 8% प्रॉफिट दे देते हो, तो उस केस में जो है आपको इतने ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर जहाँ पे आपकी फर्म अगर ऑडिट होती है तो उस केस में आप अपना एनेक्सर लगाते हो फिक्स्ड असेट्स का, तो वहाँ पे आपको सब दिखाना पड़ता है कि आप एडिशन क्या है आपका और क्या डिलीटेशन है आपका, क्या किस तरीके से, तो वो सब आपको बताना पड़ता है। तो उस केस में आप कोई भी 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश जो है आप असेट्स जो है वो कैश में आपको नहीं दिखानी है। अगर दिखाते हो तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं भैया रीजन एंड सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव और एक्सेस कैश। डे टू डे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग लाइफ में हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारा कैश नेगेटिव हो जाता है या कैश एक्सेस हो जाता है। तो उस केस में हमें कैसे, उसका रीज़न क्या और क्या उसके सॉल्यूशन है, तो उसका रीज़न सॉल्यूशन दोनों ही मैं एक साथ लेके चलता हूँ। मान लो कि आपने कोई रसीद अगर 2 लाख रुपए की काटी है, 2 लाख रुपए आपने किसी को रसीद काट के दी और आपने उसकी एंट्री चढ़ाने वाले ने उसको 20,000 रुपये में कर दी, तो आपका कैश नेगेटिव हो जाएगा। मान लो 20,000 रुपये की रसीद आपने अगर 2 लाख रुपये में चढ़ा दी तो आपका कैश एक्सेस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके एक्सपेंस कोई 10,000 रुपये का था, वो गलती से 1 जीरो ज़्यादा लग गई तो 1 लाख रुपये हो गया। उस केस में क्या होगा कि आपका कैश नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कैश ज़्यादा आपकी बुक्स में से कम हो जाएगा।
और मान लो कोई आपका ऐसा एक्सपेंस जो है, वैसे तो 10,000 रुपये ऊपर 10,000 से ज़्यादा का एक्सपेंस आपको कैश में करना ही नहीं है, तो काम ही वहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए कैश की चोरी को वहाँ रोका गया। पर फिर भी आपको अपने खर्चे, अपनी रिसीप्ट को जो वो रेगुलरली चेक करना चाहिए, कोई ऐसी रसीद या कोई ऐसा वाउचर जो है आपका वो ज़्यादा वैल्यू का या अंडर वैल्यू का तो नहीं चढ़ गया, जिसके कारण कि आपका कैश इफेक्टिव हो रहा है। इसके अलावा कई बार हम बैंक से विड्रॉ करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में भी एक आध जीरो हमारी आगे पीछे कई बार टाइपिंग मिस्टेक में हो जाती है, तो उस केस में भी हमारा कैश जो है वो एक्सेस या नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा कैश अगर आपका एक्सेस आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में आप अपने पुराने ईयर के खर्चों से अपने करंट ईयर के खर्चों को जो है वो आप एक बार कंपैरिजन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपने खर्चों को आप जो है कम बढ़ा सकते हो, जिसके कारण कि आपका कैश पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की कैपिटल में जो विड्रॉ करेगा या उसको आप मैच कर सकते हो, उसका कंपैरिजन कर सकते हो, और ये एक आपके पास रास्ता है जिसमें आप अपने कैश को नेगेटिव या एक्सेस कैश को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर कैश से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, और बाकी आप टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन करो, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।